विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से हो सकता है शुरू। सरकार ने 24 अगस्त को मंत्रिमंडल की बुलाई बैठक। विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, विधानसभा सत्र में किया जाएगा पेश। सीएम का आश्वासन, समुदाय विशेष को नहीं होगा नुकसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा प्रभावितों के लिए शीघ्र नई योजना लाने की घोषणा की। आपदा प्रभावितों को ब्याज मुक्त ऋण देने की बात करेगी सरकार। मिजोरम में निर्माणाधीन पुल गिरने से घायल एवं मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन कर डेंगू मरीज के आंकड़े छुपाने का लगाया आरोप। कहा सरकारी अस्पतालों में इलाज की नहीं है समुचित व्यवस्था। और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी, 24 अगस्त से सभी जनपदों को रेड अलर्ट से मुक्त रखा जाएगा। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट मुक्त होने पर प्रदेशवासियों में खुशी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का डोईवाला के धुधली सिमलास ग्रांट गांव में कुमाऊनी गमरा दीदी मेसर भीना गोरा महेश शिव के पावन त्योहार पर उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों ने विधि विधान पूर्वक एकत्र होकर नृत्य किया। सामाजिक कार्यकर्ता उमेद बोरा ने बताया कि कुमाऊं के त्योहार धार्मिक संस्कृति की पहचान है। अगस्त के माह के सावन में पर्व मनाया जाता है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेती हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां वीरांगना तीलू रेतोली के पैतृक गांव कांडामाला में आसपास के गांवों में भारी बारिश से जबरदस्त नुकसान हुआ है। आपको बता दें, ये इलाका पौड़ी जनपद की लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आता है। कांडामाला के अलावा आसपास के गांव में, जिनमें बुलान्यू गांव में हीरामणि के मकान, गैडीगाड़ में जोगेंद्र के मकान में भारी बारिश में गदेरों में बह गए ये मकान। मिट्टी गदेरों पत्थरों से टूटने की खबर भी है। आपको बता दें, स्थानीय गरीब व्यक्ति मुरारी की बच्चिया के भी गदेरे की बाढ़ में बहने की सूचना है। इस इलाके में कांडा, सिमड़ी, कंडूली, बड़ी के आसपास से कोटद्वार जाने वाले मार्ग को बंद हो गया है और सड़क पर मलबा आने, पुस्ते टूटने और गड्ढे बनने से सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है। सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी काम कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पटवारी कानून को सियूसी द्वारा तुरंत मौके पर आकर हालात का निरीक्षण किया और हालात से स्थानीय विधायक दिलीप रावत को अवगत करा दिया। ये जो परिवार बाल बचा है ग्राम कांडामाला का बलुड़नाथ तोक है, और ये तोक जो है ये आज श्री हीरामणि जो यहाँ एक हीरामणि पीछे हटिए, कभी भी पत्थर ऊपर से आ सकते हैं बड़े बड़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा में चंद्रयान 3 की मिशन सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई थी। आपको बता दें, ये विशेष पूजा अर्चना 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए की गई थी और ये पूजा सफल रही। आज चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। 6:04 पर सफल लैंडिंग चंद्रयान ने की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
बात अगली खबर की करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा को आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करते हुए नैनीताल के रंगकर्मियों ने नगर में जुलूस निकाला और गिरदा को नमन किया। नगर की मॉल रोड में गिरदा की रचनाओं और गीतों से सरोवर नगरी गूंज उठी। गांधी पार्क तल्लीताल से निकली सांस्कृतिक यात्रा मल्लीताल पंत पार्क में खत्म हुई। सांस्कृतिक जुलूस के बाद CRST स्कूल में गिरदा को नाटक के माध्यम से कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी। नैनीताल के रंगकर्मियों ने नगाड़े खामोश हैं नाट्य मंचन किया। इस दौरान दर्शकों ने इस नाटक की खासा सराहना की। जन कवि गिरदा की रचनाएं आज समाज को आईना दिखा रही हैं। जन कवि गिरदा ने राज्य आंदोलन के दौरान अपने जनगीतों से लोगों को आंदोलन से जोड़ते रहे। गिरदा के लिखे गीत और कविताएं आज भी लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो खल रही है, अब गिरदा तो चला ही गया है, लेकिन गिरदा कविताएं छोड़ गया है, नाटक छोड़ गया है। वो सभी हमारे भी जीवित रहेंगे और हमारे नए बच्चे, नई पीढ़ी अपने तरीके से उनको प्रस्तुत करेगी, उनकी व्याख्या करेगी, उन्हें पुनर्व्याख्या करेगी। तो गिरदा के 2 नाटक, गिरदा की दर्जनों कविताएं कुमाऊनी में, हिंदी में, गिरदा के लेख, वो सब पथ प्रदर्शक रहेंगे। आज जो पूरे समाज में जो हो रहा है, हमारे समाज में विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हो रही हैं। भाई भाई के बीच में, धर्म धर्म के बीच में एक विभाजन हो रहा है। गिरदा आज होता तो इसको लेकर सक्रिय रूप से सड़कों में होता। गिरदा की अनुपस्थिति में हम जो पुराने लोग जो गिरदा के साथी रहे हैं, आंदोलनों में सालों साल कई दशक तक हम लोग साथ रहे हैं। बात अगली खबर की। भाजपा मुख्यालय देहरादून प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथ्यों के साथ विपक्ष के भ्रामक तथ्यों का जवाब दें। आज समाज में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग इसका फायदा नकारात्मकता फैलाने में कर रहे हैं। इसमें विपक्षी पार्टी भी पीछे नहीं है और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कार्यकर्ता विपक्ष की भ्रामक बातों का तुरंत उचित जवाब दें। ध्यान रखें कि तथ्य गलत या नकारात्मक न हो। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला में नए शहर बसाए जाने की केंद्र सरकार की योजना पर किसान निराश हैं। आपको बता दें, वहीं डोईवाला शुगर मिल बेचने की खबर पर भी किसान और कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में 12 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। कांग्रेस ने डोईवाला तहसील के SDM शैलेंद्र सिंह नेगी को किसानों और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने कहा कि किसान और कांग्रेस नेता भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के तहत अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार का पुतला जलाकर उसका विरोध जता रहे थे। कहा कि अगर आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो कांग्रेस क्षेत्र के लोगों और किसानों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारी बारिश के चलते जनपद हरिद्वार में आई बाढ़ ने अपना जमकर कहर बरपाया है। बाढ़ के चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और कई लोगों के घर भी बाढ़ की चपेट में आकर गिर गए हैं। सरकार बाढ़ग्रस्त लोगों की कोई सुध नहीं ले रही है, जिससे किसानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने की चिंता सताने लगी है। भारतीय किसान यूनियन ने हरिद्वार जनपद को बाढ़ग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर SDM कार्यालय रुड़की में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार में किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सारी फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही, जिसके चलते रुड़की में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत की जा रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत महापंचायत में हिस्सा लेंगे। इक्कीस तारीख को किसान आंदोलन कर रहे थे। एक सरकार द्वारा चिट्ठी प्रस्ताव जो आया था उस पर आक्रोशित थे
बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहा था और प्रदर्शन कर रहा था। मैं मानता हूं सरकार द्वारा जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं बिल्कुल ही गलत हुए हैं। सरकार को ये मुकदमे नहीं करने चाहिए थे, उनसे बात करनी चाहिए थी। उनसे बात करके शायद समस्या का कोई हल निकल जाता। किसान कहीं तोड़ फोड़ कोई शांति भंग नहीं कर रहा था, किसान अपनी बात कहनी चाह रहा था जो सरकार नहीं सुनना चाहती। हम सरकार से मांग करेंगे कि ये जो मुकदमे सरकार ने किसानों पर किए हैं इनको वापस लिए जाएं और किसानों से बात कर जो स्थिति है वह स्पष्ट की जाए। आज हम लोग यहाँ पर अपर जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से आज इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और किसान मात्र एक प्रदर्शन कर रहे थे, जब एक चिट्ठी आती है एक अधिकारी की और कि डोईवाला शुगर मिल को बेचा जाएगा। देखिए ये डोईवाला वो क्षेत्र है जहाँ पर चाहे कारोबारी हो, व्यापारी हो, ट्रांसपोर्टर हो, अपना किसान हो, मजदूर हो, सबकी रोजी रोटी उस फैक्ट्री पर निर्भर है। अगर आप उसे बेचने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन होगा और विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमें संविधान ने दिया, पुतला दहन का अधिकार हमें संविधान ने दिया। उसके बाद आप लोगों ने जो मुकदमा दर्ज प्रशासन ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो मुकदमा वापस होना चाहिए। उसकी मांग को लेकर आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के ग्राम जंगल जोगी डेर क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा शहर का कूड़ा डाले जाने से ग्रामीणों को होने वाली बीमारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पालिका द्वारा क्षेत्र में फेंके जा रहे कूड़े पर रोक लगाने के साथ ही नगर पालिका खटीमा को कूड़ा निस्तारण के लिए पॉलिसी और मानक बनाकर 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह की तिथि नियत की है। ग्राम प्रधान मदन सिंह राणा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि खटीमा नगर पालिका द्वारा शहर का कूड़ा ग्राम जंगल जोगी डेर क्षेत्र में लाकर डंप किया जा रहा है, जिसकी दुर्गंध से ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। कूड़े के ढेर से पीने का पानी दूषित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में बीमारी भी फैलने लगी हैं और बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। जब क्षेत्र में कूड़ा फेंके जाने का विरोध किया जाता है तो पालिका द्वारा दूसरी जगहों पर शहर का कूड़ा डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है कि इसको कैसे जो है आपका ट्रेंच करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत आपको जो है डंप किया जाए। तो जैसे कि ये खटीमा से संबंधित याचिका थी, तो इसमें क्या कर रहे हैं नगर पालिका, इस कूड़े को जो शहर का कूड़ा है उसे कभी किसी गांव में डंप कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो दूसरे गाँव में शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर वहाँ डंप करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो अभी जो इशू था वो जंगल जोगी ढेर एक गाँव है खटीमा के पास, वहाँ पर डंप किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने कोर्ट से ये डायरेक्शन मांगी, एक तो यहाँ पर डंप ना किया जाए और एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाए, गाइडलाइन बनाई जाए कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रेंचिंग ग्राउंड हो, उसका प्रॉपर प्रिकॉशंस हो, जहाँ पर हेल्थ हैजार्डस केमिकल या उससे संबंधित जितना वेस्ट है उसको अलग करके, जो साधारण कूड़ा है उसको अलग करके इसको डंप किया जाए और वो इधर उधर ना फैले, और वो जो है किसी भी ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट से दूर उसको जो है संग्रहित किया जाए, जिससे कि बदबू जैसी समस्याएं, कीड़े मकोड़े, इन चीज़ों से समस्या से निजात पाई जा सके। अपने फ़िलहाल जो है नगर पालिका खटीमा को वहाँ पर डंप करने से मना कर दिया है। 5 सितंबर का नगर पालिका को टाइम दिया है कि आप एफिडेविट फाइल करें कि इसमें आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे जो है इसका एक निर्धारित पॉलिसी और मानक बनाए जा सके। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस परंपरागत बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। अब कांग्रेस भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की जनसभा में कुर्सियां खाली दिख रही हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया में बागेश्वर में कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुर्सियां खाली दिख रही हैं। इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस चुनाव को हारेगी।
बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकती है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उक्रांद, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों के नामांकन किया गया है। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, ये सभी कह रहे हैं, प्रदेश की सभी जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, लेकिन उसमें गंभीरता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई देती है। हमने सबसे पहले अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया। हमने सबसे पहले अपने 188 बूथों पर बूथ पालक, अपने संयोजक, अपने शक्ति केंद्रों के संयोजक, प्रभारी नियुक्त किए। मंडलों पर हमने प्रभारी और काम बांटा है। सभी सांसद और विधायक उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 40 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रमुखता से काम करना है, जिनकी वहाँ रैलियाँ होनी है, छोटी सभाएं होनी है, नुक्कड़ सभाएं होनी है, ऐसे सभी नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई, क्योंकि ये चुनाव आयोग के लिए आवश्यक होता है कि कौन कौन नेता आपके वहाँ चुनाव में रहने वाले हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से हमारी भी कल सूची जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक हमारे भी हैं। हमारे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, वर्तमान विधायकगण हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग लगा के हमने 40 चारों फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबको स्टार प्रचारक हमने ही बनाया है और उसकी सूची हमने चुनाव आयोग में कल जमा कर दी है और हमारी सूची भी आपके सामने आ गई है और हम पूरे जोश खरोश के साथ बागेश्वर में कार्यकर्ता चुनाव को लड़ेगा। ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उतरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बागेश्वर सीट को जो है ओबीसी की घोषित करवाना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी को इन्होंने ओबीसी सीट घोषित कर दिया है और प्रतापनगर को ओबीसी कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर में अगर ओबीसी सीट घोषित होती है तो उसमें 27% आरक्षण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हें सबको लाभ मिलेगा। तो आज लोगों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। और सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, कि बागेश्वर में जो है मिनी सिडकुल बनाया जाए, जिससे लघु उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा तो लोगों को रोजगार का ज़्यादा महत्व मिलेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। जानकारी के अनुसार बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला वोटर हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। सभी राजनीतिक दल बागेश्वर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। तो रैली का सैलाब देखा और जब मैं वहां पर गया था बागेश्वर में, सारी मंच बड़े हुए थे। हाँ, इनके सामने इनकी रैलियां में कुर्सियों की खाली संख्या हो, ये अपनी चीजें है। पहले के दृश्य को जो अभी हमारे मैं देख रहा उसको देख लीजिए, तो कुर्सियां खाली थी या भरी हुई थी। ये उनकी बौखलाहट है जो कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी। तो यह है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने की अवस्था क्या है? पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है। उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो? तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं। सत्य को नकारना कांग्रेस का नेचर बन गया है और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बागेश्वर के अंदर में बुरी तरह हारने जा रही है। कुल मिलाकर बागेश्वर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है, पर सवाल ये है कि क्या बागेश्वर की जनता एक बार फिर से बीजेपी को जीत का स्वाद चखाएगी या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे
भाजपा को सबक सिखा पाएगी? क्या कांग्रेस राज्य के उपचुनाव के इतिहास को बदल पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आगे हमारा खास कार्यक्रम, हमारे के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देखिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।